गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे आई हैव टेकन अनदर टॉपिक जिसका नाम है इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी का मेन मकसद ये है कि दो लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन को डेवलप करना, और कम्युनिकेशन इसलिए डेवलप करना ताकि जो शख्स मेंटल इलनेस के दौर से गुजर रहा हो और उस दौर पे वो कैसे पहुंचा, कौन से हालात थे जिन्होंने उसको इस स्टेज पे लाया कि वो स्टेट ऑफ सैडनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस फील कर रहा है और अपने आप को समाज का एक ज़रूरी हिस्सा नहीं समझता है और साइमल्टेनियसली ये महसूस करता है कि अब मेरे ज़िंदगी में और जीने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो वो अपने अंदर एक किस्म की भावना लेके चल पड़ता है कि समाज मेरे प्रति कोई इज़्ज़त मान नहीं रखता है, मेरी वैल्यू समाज के अंदर एक पैसे की नहीं रही। एक किस्म का अपने अंदर खुद एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप करके बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो इस मेंटल डिसऑर्डर की शेप में आ जाता है। तो इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की मीन्स की वजह से एक थेरेपिस्ट पूरी कोशिश करता है कि वो पास एक्सपीरियंसेस को छोड़कर, जिसने कि इसके ऊपर कहीं कभी का असर डाला हुआ हो, बजाय उसको डेवलप करने के आज के मौजूदा हालात इसके इस स्थिति में इसको लेके आए क्लाइंट को कि क्लाइंट अब ज़िंदगी से हार मान चुका है और जीना नहीं चाहता। सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ इसका मन अग्रसर हो रहा है और वो अपने आप को समाज का एक हिस्सा नहीं मानता है। वो कौन से ऐसे वजूहात हुए होंगे जिन्होंने इसको मजबूरी में यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। तो वो थेरेपिस्ट तब जाकर क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करता है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू और जानने की कोशिश करता है कि इसका प्रेजेंट जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसकी वजह कहीं कोई बीरीवमेंट तो नहीं। बीरीवमेंट का मतलब ये हो गया कि कोई घर का मेंबर जिसके साथ इसको बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था, दिल से चाहता था, वो इसका साथ छोड़कर दुनिया से चला गया हो, या किसी वजूहात की वजह से फॉरेन, अब्रॉड, जैसे कह सकते हो किसी नौकरी के तलाश में या किसी और ज़रूरी काम की तलाश में कुछ पीरियड्स के लिए चला गया हो और ये उसका गम जो जुदाई का है बर्दाश्त ना कर पाया हो, या फिर नौकरी ना मिलने की वजह से अपने आप को एक पैरासाइट महसूस करता है, क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंस इसकी ख़त्म हो गई। ये पूरी तरीके से पेरेंट्स के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर या कोई और घर का जो मेंबर जो उसको सपोर्ट करता है, ये अपने आप को पैरासाइट नहीं बनाना चाहता। लेकिन चूँकि जॉब ना मिलने की वजह से, चूँकि पढ़ाई भी पूरी कर ली और उसके बावजूद अच्छी जॉब नहीं मिली जिसकी वजह से इसका बर से रोज़गार हो सके, तो ये उस स्टेज के अंदर शॉक में चला गया। और कोई लव अफेयर का मसला हुआ हो और किसी वजह से लव अफेयर जो है वो पीक पे ना पहुंच सका, जो फाइनल स्टेजेस थी नए कैरियर को स्टार्ट करने के लिए लाइफ के अंदर, वो किसी वजह से ना पूरी हो सकी, या फिर शादी हुई और शादी के बाद दो डिफरेंट जो पार्टनर्स हैं, कपल्स जो हैं, आपस में उनका किसी वजह से मतभेद, मन में विवाद पैदा हो गया, शंका पैदा हो गई, जिसकी वजह से रिलेशन अच्छे ना बन सके और डाइवोर्स की स्टेट पे आ गए और कोर्ट के अंदर केस चल पड़े और डाइवोर्स का सल्यूशन ना सामने आ रहा हो। इन तमाम और इसके अलावा कोई और ऐसी परेशानी, मान लीजिए जैसे किसी से लोन ले लिया हो, उधार लिया हो और अब उधार ना चुका सकता हो, तो इस किस्म की कोई भी परेशानी जो कि इसकी
अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर असर डाल रही हो, इसके लिए पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एक थेरेपिस्ट पूरी कोशिश करता है कि वो एक अच्छा सा रिलेशन रेपो एस्टेब्लिश करके क्लाइंट के साथ इन चीज़ों के बारे में बैकग्राउंड में जाए और लेयर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उससे हर एक इशू के बारे में एड्रेस करें कि कौन सी प्रॉब्लम के साथ वो रिलेटेड है, किस प्रॉब्लम की वजह कब हुई, कैसे हुई, कितनी देर से हुई, शुरुआत कैसी हुई, और वो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसके पास कौन सी ऐसी सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन का हल चाहता है या नहीं चाहता है। तो इस किस्म का रिलेशन जब एस्टेब्लिश होगा तो उसके बाद ही क्लाइंट और थेरेपिस्ट जो हैं आपस में डिस्कस करके किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि मेंटल डिसऑर्डर को डील करने के लिए कोई सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज़ नो फिट फॉर ऑल साइजेस, जिसे कह सकते हैं। कोई ऐसा टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं है कि जो दर्जी ने एक कपड़ा सी दिया तो वो हर एक साइज़ को फिट आ जाए। ऐसा कोई सॉल्यूशन हर एक क्लाइंट के ऊपर नहीं बैठता है। क्यों? कि सोसाइटी हिट्रोजीनियस है और इस संसार के अंदर हर एक इंसान का मेटाबॉलिक सिस्टम अपना है, मेंटल मेकअप अपना है, इमोशनल फीलिंग्स, और कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, पर्सनैलिटी की डिफरेंट शेप्स हैं। तो इसीलिए हर एक के ऊपर एक किस्म का जो हम कह सकें कि सॉल्यूशन जो अफेक्ट करेगा वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल तभी है कि हर एक इंसान के अंदर उसके घर के हालात, उसकी अपनी पिछली फैमिली बैकग्राउंड, उसके जेनेटिक फैक्टर्स, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो बहुत सारे पार्ट प्ले करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। और अगर पर्सनैलिटी बजाय डेवलप होने के, ग्रो करने के, अगर वो डिस्टॉर्टेड शेप में चली गई तो उसके पीछे डिस्टॉर्टेड शेप लाने के लिए कौन कौन से ऐसे अनासर थे, जो हालात थे या वजूहात बनी, वो जानबूझकर बनी या अपनी गलतियों से बनी और नेचुरल तरीके से बनी। तो जब ये चीज़ें सामने आएंगे उसी के बाद थेरेपिस्ट एक जायज़ा लेकर एक सॉल्यूशन निकाल सकता है और उस सॉल्यूशन के ऊपर उम्मीद कर सकता है कि क्लाइंट उसको फुल्ली कोऑपरेट करे। और क्लाइंट भी तब तक कोऑपरेट नहीं करता जब तक उसको ये कम्प्लीटली कम्युनिकेशन के थ्रू, आपसी बातचीत के थ्रू ये ना उसको लगे कि जो भी मैं चीज़ अपने थेरेपिस्ट को या जो मेरा इशू एड्रेस करने वाला है, जो मेरे से बात कर रहा है, वो कहीं मेरी प्राइवेसी को लीक ना कर दे। हर इंसान चाहता है कि कमज़ोरी तो मेरे अंदर है, मेरी परेशानियाँ कहीं मेरी एक्सप्लॉयटेशन का एक कारण ना बन जाए। तो सबसे पहले हर बंदा कोशिश करता है कि अपने लेवल के ऊपर वो फाइट करे, कंटेस्ट करे और उस इशू से बाहर निकलने की कोशिश करे। जनरली हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग इश्यूज़ को खुद ब खुद मन के अंदर ही एक लड़ाई करते हुए कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। लेकिन कई बार मजबूरियां ऐसी बन जाती हैं कि इंसान उस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी, टॉक थेरेपी को लेना ही पड़ेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर आपको डिपेंड करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी प्रॉब्लम से उस निजात पा सकते हैं। जनरली इंटरपर्सनल थेरेपी के अंदर ये जो एडोलसेंट से लेके आपके अडल्ट एज तक लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये ऊपर उसके ऊपर बिलोंग करती है उस पीरियड के ऊपर, और ये डिपेंड करती है तकरीबन 12 से 16 वीक्स की एक थेरेपी का सेशन होता है, और एक थेरेपी का सेशन वंस इन ए वीक हुआ करता है। इसको मोस्टली 3 हिस्सों में बांटा जाता है। फर्स्ट सेशन तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का होता है, सेकंड सेशन 4 से 6 हफ्ते का, और लास्ट वाला सेशन फिर 3 से 4 हफ्ते का। तो ये डिपेंड करता है एक थेरेपिस्ट के ऊपर कि क्लाइंट की पूरी एसेस करके उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको पूरा वह एसेस करता है, उसको एक दिमाग के अंदर बिठाता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कितनी देर तक हम किस किस तरीके से इसको गाइड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन के अंडर रख सकते हैं, और उम्मीद करता है कि जिस क्लाइंट के साथ वो डील कर रहा है वो क्लाइंट भी उसको पूरा रिस्पॉन्सिव हो,
उसको पूरा जवाब दे। और जनरली देखा गया है कि क्लाइंट भी तब तक अपने आप को डिस्क्लोज़ नहीं करता जब तक क्लाइंट को ये सहारा ना पहुँचे या ये यकीन ना हो जाए कि ये जो मैं अपनी बीमारी के बारे में या अपनी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो शख्स है मेरे सामने जो मेरे साथ बात कर रहा है, ये किसी के साथ और शेयर नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर इंटरपर्सनल थेरेपी के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ करैक्टरिस्टिक ये देखा गया है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा थेरेपिस्ट को क्लाइंट के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, मोटिवेट करना होगा। और अनटिल अनलेस मोटिवेशन नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, कोऑपरेटिवनेस नहीं होगी, सपोर्टिव अप्रोच नहीं होगी, तो आप ये किए कि टेलर मेड सोल्यूशन के साथ मसला हल हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो आप उसको मसला हल कर ही नहीं सकते हैं। तो इंटरपर्सनल थेरेपी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक थेरेपिस्ट को सबसे पहले एक क्लाइंट को सोशली अवेयर करना है कि उसकी समाज के अंदर कितनी बड़ी ज़रूरत है, वो समाज का एक ज़रूरी अंश है और इस ज़िंदगी को उसको ज़ाया नहीं करना है। अनटिल अनलेस ये चीज़ एक क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में ना ले थेरेपिस्ट ले सके, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कभी भी क्लाइंट उस मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन से बाहर आ सकता है, वो कभी भी मेंटल स्टेबिलिटी के अंदर बढ़ ही नहीं सकता है। उसके बाद ये हो गया कि ऐसे इंटरपर्सनल थेरेपी के अंदर कभी भी आपको पास्ट के ऊपर बार बार उसको स्ट्रेस नहीं करना, रिकॉल नहीं करना है। ये बजाय सोल्यूशन को हल करने के ये उसको पिंच करेंगे, क्लाइंट को पिंच करेंगे, और पिंच करने के ऊपर क्लाइंट उस तकलीफ़ से, जिस तकलीफ़ को वो भूलना चाहता है, वो कभी बाहर निकल के नहीं आ सकता है। सबसे बड़ी इंटरपर्सनल थेरेपी की और टेक्निक में ये है कि आपके इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं कि एक तो आपका आ गया कि एक ग्रीफ एनालिसिस के ऊपर आपको हेल्प करता है, दूसरा कम्युनिकेशन एनालिसिस के लिए आपको ये हेल्प करता है, तीसरा रोल प्लेइंग के अंदर ये आपको हेल्प करता है, चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ये हेल्प करती है, प्रॉब्लम सोल्यूशन, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके अंदर, ये इसको दूर करने में मदद करता है। सबसे बड़ी आ गई कि सोशल इंटरेक्शन, जो इसकी स्किल्स हैं वो सोशल इंटरेक्शन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ले करती हैं और आपको आगे ले जाने में हेल्प करती हैं। तो इंटरपर्सनल थेरेपी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी थेरापेटिक टेक्निक है जिस टेक्निक की वजह से आप एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, और उस क्लाइंट को डेवलप करने के बाद, रिलेशन डेवलप करने के बाद, उसको जो प्रॉब्लम के साथ वो फेस करके परेशानी के दौर से गुजर रहा है, उसको आप बाहर लेके आ सकते हो। जब तक उसको आप अपना नहीं समझोगे, वो आपको अपनी परेशानी के बारे में इंटरपर्सनल थेरेपी में हेल्प नहीं करेगा, और आपकी जितनी भी एफर्ट एज ए थेरेपिस्ट होंगी वो हमेशा ज़ाया जाएंगी। तो लिहाजा इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक रिलेशन डेवलप करना है, जो रिलेशन एक ब्रिज की तरह काम करे, जो बात आपको हो वो पूरी तरह से क्लाइंट सुने, और क्लाइंट आपकी बात को सुनकर उस पर पूरा अमल करे, उसको रिस्पॉन्ड करे, ना कि उसको एक ऑर्डर के तौर पे ले। इसलिए इंटरपर्सनल थेरेपी के ऊपर ये बार स्ट्रेस किया गया है कि जब भी कोई इशू आता है, अराइव होता है, तो उसका बेसिक रूट काज जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी थेरेपी के अंदर हमेशा स्ट्रेस यही किया जाता है कि अगर ये इशू क्रॉप अप हुआ तो इसका रूट काज क्या था, कब से हुआ, किस तरीके से, जो 7 W's हैं, व्हेन, वाई, वेयर, हुम, हाउ, ये सारे के सारे एक थेरेपिस्ट को आपने माइंड सेट के अंदर एनालिसिस करने के वक्त, क्लाइंट की अप्रोच को एनालाइज करने के वक्त ये माइंड में रखने हैं, और इन्हीं बेसिस के ऊपर उसको एक स्टोरी डेवलप करके, क्वेश्चन डेवलप करके उसको क्लाइंट से नॉलेज गेन करनी है, और उसके बाद उसको सोल्यूशन फॉरवर्ड करनी है। थैंक यू वेरी मच।